सर क्लियर सेकंड ईयर, सर फर्स्ट ईयर, बाकी सेकंड फर्स्ट और सारा का फर्स्ट। थर्ड ईयर से कोई नहीं, थर्ड ईयर होने वाले होंगे सर, मैं और ज़्यादा होने वाला है नेक्स्ट टाइम, और फोर्थ ईयर भी कोई नहीं है। अभी होगी। अच्छा अभी ये फोर्थ ईयर। चलें ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मंसूर है, फिर से बता ठीक है। अच्छा सर पेज में से हाँ। आपको ही सब जानते हैं। हाँ और अच्छा 15 साल में थोड़ा बहुत होना चाहिए। अच्छा चलें ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्चुअली हम बेसिक रिससिटेशन पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्राइमरी जो रिससिटेशन स्किल्स होती हैं उससे रिलेटेड हमारा ये डिस्कशन होगी। आई बिलीव कि जो लोग ऑब्स्टेट्रिक्स में हैं उनको भी न्यूनेटल रिससिटेशन स्किल्स का बेसिक एटलीस्ट आनी चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप खड़े हैं, पीडियाट्रिशियन नहीं है या कहीं बाहर हैं, किसी आप पेरिफेरी में हैं या अपने सेटअप में हैं, डिलीवरी होती है और इमीडिएटली बच्चे को रिससिटेशन की ज़रूरत है, उस वक्त पैनिक सिचुएशन बन जाती है। तो अगर आपको वो बेसिक चीज़ों का पता होगा तो इट विल बी वेरी इजी एंड मैनेजेबल और बच्चे को आप सेव कर सकते हैं एस्फिक्सिया से, ठीक है। तो हम बहुत डिटेल नहीं कर सकते क्योंकि इट इज़ अ फुल वर्कशॉप, तो कुछ प्राइमरी जो स्टेप्स होते हैं, इनिशियल स्टेप्स, उस पर बात होगी सिर्फ अभी। बाकी अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे वर्कशॉप अटेंड करने में, आपने मेहनत की हुई है आपने करेंगे। हाँ, तो वो वर्कशॉप में फिर आप लोग आ सकते हैं नेक्स्ट जब भी हमारी होगी, तो वो 2-4 महीने में हम करते रहते हैं रिपीट। अच्छा जी, रिससिटेशन में एक्चुअली जो मोर्टेलिटी रेट है हमारा, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, अनफॉर्चुनेटली दुनिया में हम टॉप ऑफ द लिस्ट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा 50+ है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे आर लेस दैन 10 पर 1000 बर्थ्स। तो हम बहुत जो गए गुजरे ममालिक हैं उनसे भी हम पीछे हैं इस वक्त। कहने को हम बहुत तरक्की कर रहे हैं लेकिन इन चीज़ों में बहुत पीछे हैं अभी भी। तो न्यूबॉर्न्स में और एडल्ट रिससिटेशन में डिफरेंस क्या होता है? एडल्ट्स में अगर कोई पेशेंट कोलैप्स करता है तो वो जनरली उसका अंडरलाइंग रीज़न कार्डियक होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, तो जिसकी वजह से वो कोलैप्स करते हैं। न्यूबॉर्न जब बेबी डिलीवर होता है तो उसमें अंडरलाइंग रीज़न कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है, उसका हार्ट तो यूजुअली वर्किंग होता है जब बेबी आउट करते हैं आप, तो उस वक्त बेसिकली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। तो एडल्ट्स में आपको जब सीपीआर स्टार्ट करना है, यू स्टार्ट विद चेस्ट कंप्रेशंस। न्यूनेट्स में जब हमें स्टार्ट करना है, वी स्टार्ट विद रेस्पिरेशन, ठीक है। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। और रेस्पिरेशन अगर आपने सीख ली, इस्टेब्लिश करनी, उसका एयरवे मेंटेन कर लिया, तो यू कैन सेव ऑलमोस्ट ऑल द बेबीज। तो जब न्यूबॉर्न डिलीवर होता है बेबी तो उसके अल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड्स होता है, थ्रू आउट एयर नहीं होती। जब बेबी क्राई करता है तो वो फ्लूइड रिप्लेस होना शुरू हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, तो उसके बाद उसको एयर और ऑक्सीजन रिप्लेस करती है। इसके बाद नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न स्टैब्लिश होता है। इसी तरह जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो ब्रेथ जब आएगा उसके साथ ही वो भी डायलेट हो जाते हैं और उसमें ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेशन स्टार्ट हो जाती है। 85% ऑफ न्यूबॉर्न जो है वो विद इन 30 सेकेंड्स खुद से ब्रीथ करना शुरू हो जाते हैं। 5% babies they require positive pressure ventilation and 1 to 3 babies out of 1000 require advanced resuscitation जिसमें chest compressions या medications आती है। ये हमारा बेसिक फ्लो चार्ट है जिसको हम फॉलो करते हैं। एनआरपी न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम है जो यूएस बेस्ड है और इसका लेटेस्ट एडिशन, ये इसकी सारी जो स्टेप्स हैं इसके अंदर दिए हुए हैं। इसी को हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम फॉलो करें। तो इसमें देख लें अब इनिशियल जो सबसे पहली चीज़ें हैं, हम स्टार्ट कैसे करते हैं। जब कॉल आती है एंटीनेटल काउंसलिंग, जिसमें आपकी तरफ से हमें इनपुट मिलता है कि मदर को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, जेस्टेशनल एज कैसी है, कोई मेडिकेशन पर है, कोई क्रॉनिक इलनेसेस हैं, प्रीवियस डेथ्स की कोई हिस्ट्री है, कोई मिस कैरेजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं इसमें कि हम अपनी नेक्स्ट जो अपकमिंग बेबी आ रहा है, डिलीवरी हो रही है, उसको प्लान कर सकें। तो इसमें जो इनपुट मिलती है फिर टीम का मतलब एक डॉक्टर, एक स्टाफ नर्स या अगर सीनियर अवेलेबल है तो वो सब लोग आपस में उसको प्लान करेंगे। अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट जो चाहिए वो चेक किया जाता है, जो चेक लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली। और अगर हमें लग रहा है कि ये कोई हाई रिस्क डिलीवरी है जिसमें एडवांस रिससिटेशन तक ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऑलरेडी इट इज़ प्लान्ड के कौन बैकअप पे होगा जब ज़रूरत पड़ती है। तो
अवेलेबल होना चाहिए विद इन 1 to 2 मिनट्स टाइम। तो जब 3 चीज़ें हम पूछते हैं, पहले टर्म जेस्टेशन है, गुड मसल टोन, ब्रीदिंग और क्रैंक, यानी कि ये चीज़ें जब बेबी डिलीवर होता है तो आप भी असेस करेंगे, साथ ही पीडियाट्रिशियन भी असेस करता है कि अपेरेंटली बेबी टर्म कर रहा है। इनिशियल तो आपका एक जेस्टेशन एज आपको पता थी, तो टर्म है, टोन कैसी है, वेदर डिलीवर होते ही क्राई करना शुरू हो गया है, ब्रीथ कर रहा है, मूवमेंट्स हैं उसकी, और अगर ये सब ठीक है तो बेबी शुड बी स्टेट केप्ट विद द मदर, जो आइडियल सिनेरियो होता है, जो अनफॉर्चुनेटली आमतौर पर होता नहीं है हमारा, लेकिन मदर के साथ बेबी को होना चाहिए इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। जो कैंगरू केयर कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें, उसमें इनकी बॉन्डिंग और ये सारी चीज़ें मैटर करती है, और उसमें फिर ऑनगोइंग इवैल्यूएशन रूटीन केयर हम कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर एक बेबी जो टर्म नहीं है या इमीडिएटली उसने क्राई नहीं किया या ब्रीथ नहीं किया है, उसकी कोई आपको स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स नहीं मिलती हैं, वो बेबी रिससिटेटर पे जाता है। रिससिटेटर पे 5 स्टेप्स होते हैं। एक तो वार्म, ऑलरेडी हीटर ऑन होगा तो उसको हम वार्म करेंगे, ड्राई करेंगे, स्टिमुलेट करना है उसको। अब स्टिमुलेशन का मेथड क्या होता है? एनी आइडिया हाउ टू स्टिमुलेट द बेबी? उल्टा नहीं लटकाते, पैरों से पकड़ के लटकाते हैं, अभी भी कई लोग करते हैं, और फिर थप्पड़ मारते हैं, उसको ठीक ठाक पिटाई करते हैं। उन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है, नुकसान जरूर हो सकता है, ठीक है। इंट्राक्रेनियल हेमरेज, पल्मोनरी हेमरेज, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो बेबी को जेंटल स्पाइन को रब करें आप, या उसको सोल्स को टैप करें, दैट्स इनफ। अगर उसने उससे जाग जाना है तो वो काफ़ी है, नहीं जागना तो फिर थप्पड़ मारने से भी नहीं जागेगा। तो इसको हम साथ साथ बल्कि लेके चलते हैं। रिस्क फैक्टर्स आपको हमारे से ज़्यादा पता है, ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। 37 वीक्स कंप्लीट होने से पहले अगर एक दिन भी पहले डिलीवरी हो रही है, इट इज़ अ रिस्क फैक्टर। आवर्स में भी अगर टर्म बेबी नहीं है तो जितना पीछे चलते जाएंगे उतना उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इट मैटर्स कि हम पूरी कोशिश करें कि बेबी को टर्म तक लेके जाएं। तो इसी तरह पोस्ट डेटेड, जिसका तो अब कभी कभार ही नजर आते हैं, पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा है कोई पोस्ट डेटेड बच्चा के नहीं, अब तो नजर नहीं आते। अर्ली डिलीवरीज हो जाती हैं, वरना पहले बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी। प्री क्लैम्पशिया, क्लैम्पशिया, मैटरनल, यानी कि जो हमने डिस्कस किए चीजें। इंट्रापार्टम रिस्क फैक्टर्स में इमरजेंसी सिजेरियन अगर हो रहा है ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, इट इज अगेन एन एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर। फिर जितने भी असिस्टेड डिलीवरीज होती हैं, फोर्सेप्स, मेरा तो ख्याल है कि हम 99 to 100% बच्चों में फोर्सेप्स अप्लाई होता है। सिजेरियन में तो होता ही है, अक्सर आपको एसवीडीज में भी करना पड़ता है, और जितनी एबनॉर्मल लाइज हैं ये सब चीज़ इसमें आ जाएगी। बाकी इंट्रापार्टम में फिर जब आप डिलीवर कर लेते हैं तो शोल्डर डिस्टोशिया वगैरह ये पॉसिबिलिटी होती है। जो एलजी बेबीज हैं, लार्ज प्रोजेस्टेशन एज हैं, उनमें कई दफ़ा फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं, आपको पता है। ये बेसिक इक्विपमेंट चेक लिस्ट है, जिसमें वार्मर है, एयरवेज की है, मेडिकेशन, एम्बू बैग वगैरह। एम्बू से आपका इंट्रोडक्शन मैंने आज करवाना है, ठीक है। एम्बू बैग आपको हम करेंगे। मैनिक्विन मंगवाया था, लेकिन इतना टाइम नहीं है इसको तैयार करने में, हमें मुझे 10 मिनट चाहिए होते हैं, वो वर्कशॉप में इंशाल्लाह उसको डिटेल से करेंगे। मेडिकेशन हमारी जो प्राइमरी होती है वो एड्रेनलिन इंजेक्शन है, मेन स्टे एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन अगर एक मेडिसिन हम कहीं ट्रेन होनी चाहिए तो वो ये मेडिसिन, जिसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। इसके अलावा फ्लूइड्स हैं, नॉर्मल सेलाइन है, डेक्सट्रोज है, या बाइका वगैरह यूज करते हैं। अच्छा जी, टीम ब्रीफिंग हो गई, प्री रिससिटेशन, ये सारा हमने बात कर ली है इसके ऊपर। 4 प्री डिलीवरी क्वेश्चंस। एक्सपेक्टेड जेस्टेशन एज क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है, मेकोनियम स्टेन्ड है, ब्लड स्टेन्ड है, ये सारी चीज़ें पहले से हमें पता होनी चाहिए। कोई एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स, मैटरनल इलनेसेस, मेडिकेशन। अम्बिलिकल कॉर्ड मैनेजमेंट प्लान क्या है? तो हर ऑब्स्टेट्रिशियन की कोशिश होती है कि वो कॉर्ड क्लैंपिंग को डिले करें 30 seconds to 1 minute, विच इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस। उसको डिले करने से फ़ायदा क्या होता है? बच्चों में जो एनीमिया है, जो 1 to 3 months ऑफ एज में फिजियोलॉजिकल एनीमिया, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। जो प्री मेच्योर बेबीज़ हैं उनके अंदर एनीमिया के चांसेस कम हो जाते हैं, ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं। तो प्राइमरी आपके ये पर्पस होते हैं जिसपे आप कॉर्ड क्लैंपिंग को डिले करते हैं। लेकिन इट शुड नेवर बी ऑन द एक्सपेंस के एक बेबी क्राई नहीं कर रहा है, ब्रीथ नहीं कर रहा,
और हम 1 मिनट इंतजार करें कॉर्ड क्लैंप को उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यानी कि ऑब्स्टेट्रिशियन को भी ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि आपने किस वक्त उसको डिले करना है और किस वक्त आपने डिले नहीं करना। एक बच्चा जो ऑलरेडी जो इम्पेंडिंग फीटल डिमाइस की तरफ जा रहा है या सीवियर फीटल डिस्ट्रेस है, उसमें फिर इतना मार्जिन नहीं होता कि हम उसमें टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो रूटीन केयर का क्या मतलब होता है कि जब ये सारे 3 क्वेश्चंस हमने देखे, सब कुछ ठीक था, टर्म बेबी लग रहा है, ब्रीथ भी किया उसने, मसल टोन भी अच्छी है, लिम्स मूव कर रहे हैं, तो उसको भी हम वार्म करेंगे, कैंगरू केयर दे सकते हैं, उसको ड्राई करेंगे, एयरवेज क्लियर उस वक्त करेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। हर बच्चे को सक्शन कैथेटर डाल के या बल्ब सकर से सक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका नुकसान क्या है सक्शन करने का? नुकसान हो सकता है, एपनिया हो सकता है। हाँ एपनिया हो सकता है, ठीक है। जब आप डीप सक्शन अटेम्प्ट करते हैं तो उससे पोस्टीरियर फेरिंक्स स्टिमुलेट होता है, वेसोवेगल रिफ्लेक्स आती है, और बच्चा जो अच्छा वाला आप देख रहे थे ब्रीथ करता हुआ निकला था वो एपनिक हो जाएगा। तो हम ऑनेस्टली इंकरेज नहीं करते कि ऑब्स्टेट्रिशियन सक्शन करें। हम तो करते हैं। हम तो खुद करते हैं सर। हाँ नहीं करते, हम इंकरेज नहीं करते ना, ये बात हम ना करें। ठीक है। आप करना चाहें तो डीप नहीं जाना, इतना पता ऐसा होना हमसे चाहिए। बड़ा सुपरविजन। हाँ बिल्कुल सुपरविजन करें, और उसमें एक्स्ट्रा टाइम भी लगना चाहिए। जितने टाइम आपको कॉर्ड का क्लैंप करने कट करने में लग रहा है, दैट्स इनफ टाइम। उसमें जितनी सक्शन होती है और वो अमाउंट दोनों से। दे दी हैंड ओवर करें, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है गोल्डन मिनट का, और ये आएगा। गोल्डन मिनट का मतलब होता है कि जिस वक्त बेबी यूटेरस से आउट हुआ है तो वो मिनट स्टार्ट हो गया, ठीक है। और फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ जो है बेबी का, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग के आगे उसके साथ क्या सलूक होने वाला है। तो फर्स्ट मिनट में हमें ये इंश्योर करना है कि बेबी या ब्रीथ कर रहा है खुद से, या आपने उसको एम्बू स्टार्ट कर दिया अगर उसने खुद ब्रीथ नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप सक्शन करेंगे, उसको बच्चे को क्लीन करेंगे बेबी आउट करने के बाद बेड साइड पे मदर के पास, 1 मिनट तो यूजुअली वहीं पे हो जाता है। अगर कभी काउंट करें टाइमर लगा के देखेंगे तो जनरली 1 मिनट वहीं पे लग जाता है। तो वो गोल्डन मिनट तो खत्म हो गया, अब नेक्स्ट कुछ सिल्वर कुछ ब्रॉन्ज मिनट आ गया। हाँ तो इसलिए फिर हमारे पास मजीद टाइम नहीं होता। आपने कई बार देखा कि हम स्ट्रेट अवे एम्बू में चले जाते हैं अगर हम देखते हैं कि बेबी ने ब्रीथ नहीं किया, जितना टाइम पहले लग चुका है उसके बाद फिर आगे मजीद टाइम नहीं। तो उसको वार्म करना है बेबी को, एयरवेज क्लियर करने, ड्राई करना, ऑनगोइंग इवैल्यूएशन। नेक्स्ट बिल्कुल स्क्रीन से वापस आ गया। अच्छा ये 5 इनिशियल स्टेप्स जो हैं, फर्स्ट इज टू प्लेस द बेबी अंडर द वार्मर, फिर उसको ड्राई करेंगे, नेक्स्ट उसको स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट करने के 2 तरीके, स्पाइन को जेंटल रखें या सोल को आप टिकल करें या टैप करें। फिर पोजीशन द हेड एंड नेक, हेड एंड नेक को पोजीशन कैसे करना है, ऑप्टिमम पोजीशन। जैसे एडल्ट्स में आप रिसस्टेट करें तो आप स्निफिंग पोजीशन में लेके जाते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट जिसे आप कहते हैं। तो बच्चों में हम हेड टिल्ट करते हैं, चिन लिफ्ट की जनरली जरूरत नहीं होती जनरली। तो ऑप्टिमम पोजीशन जब होगी तो उसका एयर वे क्लियर हो जाएगा, एक नहीं होगा तो ब्रीथ करना आसान होगा। तो बच्चों का ट्रेकिया जो सॉफ्ट होता है, इट्स लाइक अ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ को आप किक करेंगे तो वो बेंड हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए ना हाइपर एक्सटेंशन होना चाहिए ना ओवर फ्लेक्शन होना चाहिए। सिक्रीशंस को हम सक्शन करेंगे इफ रिक्वायर्ड, और एक शीट हम चेंज करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड शीट अगर मिल जाए किस्मत से तो फिर हम उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। ड्राई करना चाहिए बच्चे को, यही जो स्टिमुलेशन उसी तरीके से करनी है। ये एयरवे की पोजीशन है, दिस इज द ऑप्टिमम पोजीशन, और ये दोनों ओवर फ्लेक्स्ड एंड ओवर एक्सटेंडेड, हाइपर एक्सटेंडेड, ठीक है, ये डिजायरेबल नहीं होती। सक्शन जब करते हैं तो हमेशा पहले ओरल सक्शन माउथ से एंड देन द नोज। उसका रीजन ये है कि अगर आपने नोज से सक्शन स्टार्ट की और थ्रोट में उसके सिक्रीशंस पड़ी थी, बच्चा गैग करता है, कफ करता है, उस साथ एस्पिरेट कर सकता है, उससे पहले ना किया उस वक्त एस्पिरेट कर दे, उसी वक्त फिर मसले शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट माउथ एंड देन नोज। अच्छा अब देखें व्हेन टू वेंटिलेट, वेंटिलेट का मतलब एम्बू बैगिंग, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन।
If the baby is apneic or gasping following initial steps and tactile stimulation, initial steps जो हमने 5 steps किए थे, place under the warmer, dry, stimulate, position the head and neck, ये सारी चीजों में हमें 10-15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि सक्शन ही करते चले जा रहे हैं या ड्राई करते जा रहे हैं तो थोड़ी मारी जा रही है। तो ये टाइम यानी कि ज़हन में होना चाहिए कि विदिन 15 सेकंड्स मैक्सिमम। अब करके देखें तो 10 सेकंड के अंदर हो जाता है सब, तो आपको पता है कि हमने कैसे करना है। तो 15 सेकंड के अंदर अगर नहीं किया तो आप नेक्स्ट स्टेज पे इमीडिएटली स्ट्रेट अवे जा सकते हैं, यानी एम्बूबैगिंग पे जा सकते हैं। So if the baby is apneic or gasping after initial steps and tactile stimulation, or second indication है if the heart rate is less than 100 per minute in a spontaneously breathing baby, baby breathe तो कर रहा है जैसा भी कर रहा है लेकिन ब्रेडिकार्डियक है, heart rate less than 100 from at birth ब्रेडिकार्डियक कंसीडर करते हैं, तो उस पे भी हमें एम्बूबैग स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है? डायफ्रामेटिक हर्निया। अगर एक एंटीनेटली डायग्नोज केस है डायफ्रामेटिक हर्निया का तो उसमें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्या आप उससे करेंगे, उसके स्टमक में ये साथ साथ जाएगी, वो इन्फ्लेट और ज़्यादा हो जाएगा और कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इस बच्चे को अगर रिसस्टेट करना पड़ेगा तो स्ट्रेट अवे इंट्यूबेट करके ईटी के थ्रू उसको बैक करना। इसके थ्रू बैक करना एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है जी, गोल्डन मिनट याद रहेगा जी सर, जो आप खा लेते हैं वो वाला है। कोशिश करेंगे सुनाने। वाकई हम ही ले। अच्छा जी, एम्बूबैग जो है जी सेल्फ इन्फ्लेशन बैग होता है। ये आपको पता है। दूसरा जो होता है वो एयर इन्फ्लेटेड या ऑक्सीजन से इन्फ्लेट होता है, जो एनेस्थीसिया वाले यूज कर रहे होते हैं अपनी मशीन के साथ। ये सेल्फ इन्फ्लेटिंग कि आपने पफ दिया और साथ ही वो रिवर्ट कर जाएगा, अपनी पोजीशन पे आ जाता है वापस। डज नॉट नीड अ गैस सोर्स टू इन्फ्लेट, ऑटो इन्फ्लेट एयर से हो जाता है। प्रेशर रिलीज वाल्व होता है, मैं आपको भी दिखा के सारी चीज़ें भी दिखा दूंगा, और मोस्ट इजी टू यूज। मास्क जो हम यूज करते हैं आइदर एनाटॉमिकल होते हैं या राउंड शेप होते हैं। तो राउंड जो है इसमें 2 साइजेस आते हैं हमारे पास, प्री टर्म बेबीज के लिए और टर्म बेबीज के लिए। दुनिया में और भी साइज होते हैं जो हर एक के लिए एप्रोप्रिएट साइज आपको हर साइज मिलता है। यहाँ कॉमनली 2 साइज अवेलेबल होते हैं। तो मास्क की करेक्ट पोजीशन क्या होती है एम्बू करने के लिए? मास्क का साइज ऐसा होना चाहिए जो ब्रिज ऑफ नोज से लेके चिन तक कवर करे। अगर उससे बड़ा साइज होगा जैसे वो वाला है, वो आइज के ऊपर आ जाएगा या चिन से नीचे जाएगा, ये आपकी सील प्रॉपर नहीं बन सकेगी। इसी तरह छोटा मास्क होगा तो वो या नाक पे आएगा या लिप्स पे आएगा, वो भी प्रॉपर कवर नहीं कर सकेगा। तो इसमें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन अगर आप टेक्निक समझ लेते हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के साथ लोग वेंटिलेट कर रहे हैं, यानी इक्वली इफेक्टिव। उसमें पैनिक की जरूरत नहीं कि अगर किसी को ट्यूब नहीं डालनी आती तो बच्चा रिसस्टेट नहीं हो सकता, बड़ा सेफली रिसस्टेट हो सकता है। वो रेयर ओकेजन्स पे है कि कोई वेब बनी हुई है, कोई वोकल कॉर्ड्स ब्लॉक्ड है, कोई ऐसा रीजन है, एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, दैट इज वेरी वेरी रेयर। रूटीन में आप बड़ा सेफली एम्बूबैग मास्क के साथ बैग मास्क वेंटिलेशन दे सकते हैं। तो वेंटिलेशन के स्टेप्स क्या होते हैं जी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सील बनानी होती है। उसकी सील बनाने का तरीका होता है कि आप एक सी शेप ग्रिप लग रखते हैं, ठीक है? और ये हम एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए, फिर आपको सारी चीज़ें मैं करते हुए दिखा दूँगा, ठीक? और उसको कोशिश ये करनी है कहीं से एयर लीक नहीं होनी चाहिए। जब आप सी शेप ग्रिप एक हाथ से सील करेंगे उसको, दूसरे हाथ से बैक करेंगे, ठीक? बैक को स्क्वीज कैसे करना है? फिंगर टिप्स के साथ करना है, पूरे हाथ से नहीं प्रेस करना। इतनी ज़्यादा एयर अंदर जाएगी कि वो न्यूमोथोरेक्स कर देगी। फिंगर टिप्स के साथ आप बैक करते हैं और वो बड़ा इफेक्टिव हो जाता है, उतना ही काफ़ी है उसके लिए। देखना आपने चेस्ट राइज को होता है। अगर आप देखते हैं चेस्ट मूवमेंट्स नहीं है या चेस्ट राइज नहीं हो रही है, इसका मतलब है आपकी वेंटिलेशन इफेक्टिव नहीं है। जब इफेक्टिव नहीं है तो फिर उसके करेक्शन के स्टेप्स होते हैं, वो भी हम देखते हैं अभी आगे के। फिर हम क्या करेंगे अगर चेस्ट राइज नहीं हो रही। ऑक्सीजन भी देना बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है एम्बूबैग करते हुए। टर्म बेबीज में रिकमेंडेशन ये है कि आप रूम एयर पे भी एम्बू कर सकते हैं, और जो प्री टर्म्स है उसमें 30% ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं, यानी कि मिनिमल ऑक्सीजन। ब्रीदिंग रेट जो होता है 40 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। अब ये कैसे अचीव होता है इसका भी एक गाना है जो आपको सुनाता हूँ, छोटा सा गाना। प्रेशर 20 to 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी।
ये छोटा सा रिदम है जी, इसका गाना नहीं है, रिदम है, ठीक है। ब्रीथ 2 3 आप लाउडली अगर बोलेंगे ब्रीथ 2 3 एंड ब्रीथ जब बोलेंगे उसको स्क्वीज करेंगे, ब्रीथ 2 3 ब्रीथ 2 2 3 हो गया 2 3 में पॉज नहीं देंगे, करना, ठीक। उसमें सिर्फ पॉज करना है, ब्रीथ के टाइम पे एल्बो को प्रेस ब्रीथ पे प्रेस करके रिलीज भी कर देना, साथ में रिलीज भी कर देना। अक्सर हम भूल जाते हैं नए लोग जो होते हैं ना, वो ब्रीथ करके ब्रीथ उसको करता है 2 3 तक वो अंदर ही रहता है, फिर उसको रिलीज रिलैक्स। ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे ब्रीथ 2 3 की तो आपका रिदम बन जाएगा। अब इवैल्यूएशन कैसे होगी, आपने एम्बू करना स्टार्ट कर दी है तो पहली चीज आपने देख ली कि चेस्ट राइज होना चाहिए, या एल्बो बैग को सब पॉजिटिव पॉजिटिव प्रेशर देते हैं। वेंटिलेशन। और तरीके भी होते हैं, टी पीस के साथ वेंटिलेशन भी होती है। टी पीस होता है एक मशीन के साथ लग जाता है, आगे मास्क होता है उसके ऊपर, आपने प्रेशर पहले से सेट किए होते हैं, गेज लगा होता है, उसका FiO2 भी सेट हो जाती है उसके ऊपर 30% दे रहे हैं। नहीं मास्क एम्बू वाला मास्क उसके आगे लगा होता है, आपने इसी तरह उसको फिक्स कर देना है। टी पीस पे एक होल होता है, उसको थंब के साथ आप बंद करेंगे तो वो प्रेशर डिलीवर करेगा, रिलीज करेंगे तो वो रिलीज हो जाएगा, जैसे सक्शन में आप कर रहे होते हैं। इस तरह से एम्बू कर सकते हैं आप, यानी कि वो कंट्रोल ज़्यादा कंट्रोल होती है आपकी सारी सेटिंग्स उसमें। सो विद इन 15 सेकंड्स ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हार्ट रेट शुड बी इंक्रीज। अब ये रिससिटेशन का सबसे पहला इंडिकेटर इम्प्रूवमेंट इन द हार्ट रेट होता है। अगर एक बच्चा रेडी था और उसका हार्ट रेट इंप्रूव होना शुरू हो गया 15 सेकंड के अंदर, इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुली उसको रिससिटेट कर रहे हैं। तो 15 सेकंड में अगर हार्ट रेट इंप्रूव हो गया है तो 30 सेकंड में उसको 100 से ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हार्ट रेट कौन चेक करेगा, जो एम्बू कर रहा है उसने छोड़ के तो हार्ट रेट नहीं चेक करना, जो आपका असिस्टेंट है, स्टाफ है, एसोसिएटेड डॉक्टर है, वो आपको बताएगा कि इसका हार्ट रेट क्या है। और वो बताता कैसे, उसने काउंट करके नहीं बताना आपको, वो सिर्फ स्टेप्स लगाए, फिंगर टैप से आपको दिखाना शुरू कर दे। आप देख रहे हैं, अब मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ, आपको पता है कि दिस इज लेस देन 60, 1 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये दिस इज मोर देन 100। आपको एक आइडिया कुछ बोलना नहीं है, बोल भी सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट हार्ट रेट की 85 है कि 48 है इसकी जरूरत नहीं होती है, एक आइडिया चाहिए आपको। तो अगर 15 सेकंड में आपने 5 ब्रेथ दिए और हार्ट रेट इंप्रूव नहीं हुआ तो आपने चेस्ट राइज को साथ साथ देखना है। चेस्ट राइज जहाँ पे नहीं हो रही आपने करेक्टिव स्टेप्स पे जाना है, वरना आपने एम्बू करते नहीं चले जाना जिसका कोई फायदा ही नहीं होगा। फायदे का मतलब है कि चेस्ट राइज होनी चाहिए, लंग्स इन्फ्लेट होंगे तो चेस्ट राइज होगी। तो अगर चेस्ट राइज हो रही है तो आप 30 सेकंड्स तक एटलीस्ट कंटिन्यू करें। इन द मीन टाइम अगर बच्चे ने पहले ही छलांगे मारना शुरू कर दी, ट्राई कर दिया, तो फिर हम उसको हटा देंगे, वरना 30 सेकंड्स तक आप उसको एटलीस्ट मिनिमम बैक करते हैं। और अगर चेस्ट इज नॉट राइजिंग देन यू नीड टू टेक करेक्टिव स्टेप्स। करेक्टिव स्टेप्स का निमोनिक है मिस्टर सोपा, MRSOPA, ठीक है। और आपने 2 स्टेप्स लिए, फिर आपने 5 ब्रेथ्स लिए, फिर 2 करेक्टिव स्टेप्स लिए, फिर 5 ब्रेथ्स लिए, फिर 1 स्टेप लिया, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप ट्रायल करते रहेंगे। तो पहले 2 स्टेप्स के हैं, मास्क आप रीएडजस्ट करें। कॉमनेस्ट रीजन मास्क स्लिप हो जाता है, सील प्रॉपर नहीं होती है, वेट है, बेबी सिक्रीशंस है, कभी नीचे जा रहा है, कभी मास्क ऊपर चला गया है, तो आप उसको रीएडजस्ट करेंगे, रीअप्लाई करेंगे, रीपोजिशन द हेड एंड नेक। कि आप पैनिक हैं, आपको ख्याल नहीं रहा उसकी नेक पोजीशन ठीक नहीं है, बहुत पीछे या बहुत आगे हो गया सर उसका, तो तब भी वो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगी। फिर आपने 5 ब्रेथ्स लेकर रीअसेस करना है। नहीं चेस्ट राइज हुई अगेन तो नेक्स्ट 2 स्टेप्स कि आप दोबारा सक्शन कर रहे हैं उसकी माउथ एंड नोज एंड ओपन द माउथ। फिर आप इंडेक्स फिंगर से उसकी चेन को थोड़ा सा नीचे करके माउथ ओपन करेंगे, दोबारा मास्क फिट करेंगे। Then you are trying to ventilate through mouth and nose both together. कई दफ़ा नेजल स्टेनोसिस होता है, इक्रीजिया हो सकता है, सिक्रीशंस ने ब्लॉक किया हुआ है, पीछे सिक्रीशन पड़ी है, तो मुंह खोलने से वेंटिलेट करने से हो सकता है कि आप बेहतर वेंटिलेट कर पाए। अच्छा जी, अगर वहाँ पर करना पड़ता है बेशक ऐसे ही रहेंगे। सर वो कह रहे हैं कि दरमियान में ना शो नहीं हो रही थी, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर आपका करेक्टिव स्टेप आ जाता है प्रेशर इंक्रीज, ठीक है। कि आप जो भी प्रेशर दे रहे थे, अगर एम्बू यूज कर रहे हैं तो आपने अपने अंदाजे से ही करना है। टी-पीस डिवाइस होगा तो उसमें आप गेज से प्रेशर बढ़ा देंगे, 20 था तो 25 कर दें, आप तो 30 ले जाते हैं, वरना आप अंदाजे से प्रेशर बढ़ाएंगे जो आप डिलीवर कर रहे हैं।
तो उसको प्रेशर को इंक्रीज करके देखेंगे। स्टिल अगर कोई चेस्ट राइज नहीं हो रही तो आपने उसको ऑल्टरनेटिव एयरवेज पे चले जाना है, यानी पेशेंट नीड्स एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन या एलएमए लेरेंजियल मास्क एयरवे आप डाल के फिर उसको वेंटिलेट करें। ठीक है जी, जहाँ तक क्लियर होगी चीजें। हर करेक्टिव स्टेप के बाद मतलब 5 ब्रेथ्स देंगे, 5 ब्रेथ्स में आपने देखना है कि उसके नहीं, फायदा तो हुआ है, next corrective फिर step। नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, मिस्टर सोपा, MRSOPA, M for mask, R for reposition, S for suction, O for open mouth, P for pressure increase, A for alternates। ठीक है? अच्छा, ये पहले हमने 30 सेकंड तक किया हुआ था आपने? नहीं, उसी 30 सेकंड उस 30 सेकंड के अंदर ही आपने देखा जब टेस्ट राइज नहीं हो रही तो आप इमीडिएटली इस पे आ जाएंगे, वरना तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 30 सेकंड अगर टेस्ट राइज नहीं है, इफेक्टिव वेंटिलेशन नहीं हो रही है। अच्छा जी, अब एक सिनेरियो आया जी कि आपने हार्ट रेट उसका 100 पे आ गया है कम से कम, या मोर देन 100 हो गया है 30 सेकंड्स की वेंटिलेशन के बाद, तो आपने तब क्या करना है? अब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कब तक करेंगे कि रेस्पिरेटरी एफर्ट उसकी स्टैब्लिश हो जाए, आपको श्योरिटी मिल जाए कभी बेबी ब्रीथ कर रहा है। जब ब्रीथ करना शुरू हो जाएगा तो आप उसको वेंटिलेशन अपनी जो ब्रेथ्स थे उनको ग्रेजुअली कम करते जाएं और फिर उसको साइड पे कर दें, कुछ देर ऑक्सीजन दें एंड देन रीवैल्यूएट। और जब हार्ट रेट परसिस्टेंटली मोर देन 100 हो गया और रेगुलर रेस्पिरेशन एस्टैब्लिश हो गया है, ये इंडिकेशन है कि आप इसको मजीद एम्पू करने की जरूरत है। अच्छा, नेक्स्ट सेकेंड सिनेरियो है कि हार्ट रेट 60 और 100 के दरमियान है आफ्टर 30 सेकंड्स ऑफ पीपीवी, तो आप पीपीवी कंटिन्यू करें। ठीक है, और अपनी टेक्निक को देखें, करेक्टिव स्टेप्स के बारे में देखें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ये डिपेंड करता है कि इनिशियली लेस देन 60 चल रहा था, बिल्कुल ब्रेडिकार्डिक था बच्चा, और अब 60 और 100 में पहुंच गया है वो, तो इसका मतलब है इसको एमओ की जरूरत है। तो आप इंट्यूबेट कर सकते हैं इसमें, अगर आपको लग रहा है टाइम ज़्यादा लग रहा है या प्रोलॉन्ग रिसस्टेशन होगी, उसमें इंट्यूबेशन की जरूरत हो सकती है, या आप हेल्प कॉल करेंगे। तीसरा सिनेरियो है कि आपने 30 सेकंड्स इफेक्टिव वेंटिलेशन कर ली थी, इफेक्टिव मीनिंग चेस्ट राइज हो रहा था जिसमें, और उसके बाद भी हार्ट रेट 60 से नीचे है, या पहले ज़्यादा था बजाय बेहतर होने के नीचे जा रहा है। तो 60 से कम अगर चला गया तो दिस इज एन इंडिकेशन फॉर चेस्ट कंप्रेशंस। ऑक्सीजन आप फुल कर देंगे, 100% ऑक्सीजन देंगे और चेस्ट कंप्रेशंस एंड वेंटिलेशन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें 2 रिससिटेटर चाहिए सिर्फ सीपीआर के लिए, एक चेस्ट कंप्रेशन पे आ जाता है और एक एम्बू पे आता है, वेंटिलेशन पे आता है। चेस्ट कंप्रेशंस कैसे करते हैं जी, कब करते हैं कि आपने 30 सेकंड्स की इफेक्टिव वेंटिलेशन की, उसके बावजूद हार्ट रेट इज बिलो 60। इंट्यूबेट आप अब कर देंगे अगर अभी तक नहीं किया था, ऑल्टरनेट क्योंकि हम पहले भी कंसिडर कर रहे थे ना शुरू में, तो अगर उसकी जरूरत उस वक्त नहीं पड़ी थी तो अब आप इंट्यूबेट करवा लेंगे। और चेस्ट कंप्रेशन स्टॉप कब करेंगे, जब हार्ट रेट 60 से ऊपर चला गया। कंप्रेशन इंडिकेशन के लिए लैंडमार्क हमारा 60 बीट्स पर मिनट है। करते कैसे हैं चेस्ट कंप्रेशन? मल्टीपल टेक्निक्स हैं, मोस्ट इफेक्टिव 2 थंब टेक्निक। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बेबी के नीचे से पूरे हाथ ले जाते हैं उसकी बैक पे, स्पाइन को यानी फिंगर टिप्स आपके हाथ तकरीबन आपस में टच कर देंगे और थम्स को ऊपर से प्रेस करना है। मिड लाइन में आएंगे थम्स स्टर्नम के ऊपर, 1/3 ऑफ द एपी डायमीटर प्रेस करेंगे जस्ट बिलो द निपल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल निपल लाइन ड्रॉ करके उसके बिल्कुल नीचे जो पॉइंट बनता है वहाँ पे आपने दोनों थम्स को अलाइन करना है और ऐसे प्रेस करना है, नीचे से थोड़ा सा उसको लिफ्ट करना है या सपोर्ट करना है और ऊपर से प्रेस करना है। ठीक है, और रेशो क्या होती है, 3:1, 3 कंप्रेशंस 1 ब्रेथ। ठीक है, तो 1/3 ऑफ द एपी डायमीटर अप्रोक्सीमेट है, तकरीबन ये 3 to 4 सेंटीमीटर के करीब बनता है अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ कंप्रेशन है। ठीक है, तो 3:1 कैसे करेंगे, इसके लिए भी इसका जो रिदम बनता है उसमें काउंट करते हैं 1 and 2 and 3 and ब्रीथ। लाउडली एक बोलता है, जो कंप्रेशन कर रहा है उसको बोलना चाहिए, तो 1 and 2 and 3 and, जब वो 3 and करेगा तो वहाँ पे पॉज देगा और दूसरा जो है उसको एक ब्रेथ देगा। ये ठीक है, ये टेक्निक है। ये करेक्ट मेथड में क्या है, नीचे से पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और फिंगर टिप्स के साथ प्रेशर दे रहे हैं, थम्स की जो आपकी टिप्स हैं उनसे। अगर आपने थम्स हॉरिजॉन्टल रख दिए हैं, पूरे आपकी फोर्स सारी पूरी चेस्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, वो हार्ट को डायरेक्ट प्रेशर डिलीवर नहीं हो रहा है।
तो क्या हार्ट कंप्रेस नहीं होगा, उसकी वजह से पंप नहीं करेगा। अच्छा जी, ये हमने कर लिया, ठीक है जी। अगर इम्प्रूव नहीं हो रहा तो आप टेक्निक देखेंगे अपनी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इंट्यूबेशन को छोड़ दें, लेकिन इंडिकेशन उसकी वही है, प्रोलॉन्ग रिससिटेशन, इनइफेक्टिव बैग एंड मास वेंटिलेशन या डायफ्रामेटिक hernia। मेडिकेशन एड्रेनलिन, इसकी बेस्ट जो रूट होता है वो अम्बलाइकल वीनस कैथेटर से देना आइडियल होता है। आईवी लाइन लेने में टाइम वेस्ट होता है, फिर उसकी सर्कुलेशन इस्टेब्लिश नहीं हुई है, मेडिसिन डिलीवर नहीं होगी। अम्बलाइकल कॉर्ड को काटते हुए यूवीसी में डायरेक्टली कैथेटर इंसर्ट करें जी, वहीं से मेडिकेशन दें, वहीं से फ्लूइड्स दें। इट्स द इजीएस्ट मेथड। एपिनेफ्रिन डोज वगैरह ये आपके उसका कोई जरूरत नहीं है। पोस्ट रिससिटेशन केयर में ब्रीफिंग है ऑब्स्टेट्रिशियन को, फैमिली को, पेशेंट को शिफ्ट करने आईसीयू में अगर जरूरत है तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, और फर्दर मॉनिटरिंग जो भी जरूरत है वो करेंगे। ठीक है जी। टर्मिनेट कब करनी है रिससिटेशन? अगर एक बेबी डिलीवर हुआ है विद एब्सेंट हार्ट, जिसकी हार्ट साउंड ही नहीं, चाहे वो एंटीनेटली उसकी साइंस ऑफ लाइफ थे, और लेकिन जब डिलीवर हुआ तो कोई आपको हार्ट बीट्स नहीं मिली, अगर आप ईसीजी कर सकते आप ईसीजी भी कर ली, सब कुछ किया, मॉनिटर लगा लिया, कहीं से कोई साइंस नहीं मिल रहे, तो 20 मिनट्स इज मोर देन इनफ टाइम कि आप सीपीआर के बाद उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो उसका फायदा नहीं है। अक्सर तो लोग 10 to 15 मिनट्स में भी सीपीआर रोक देते हैं अगर शुरू से ही कोई साइंस ऑफ लाइफ नहीं है, क्योंकि उसके बाद अगर आपने बचा भी लिया एक सीपी बच्चा जिसको वेंट पे डाल दिया तो क्या किया, तो एक और एक लाइबिलिटी बन जाएगी सबके लिए। ठीक हो गया जी। एनी क्वेश्चंस? थक तो नहीं गए? एमओ को देख लेते हैं। मैंने कल टाइम से सर भी है टाइम। जब वो बाहर लड़का हो उसको प्लीज बता दें। आपने प्रेजेंटेशन शेयर करनी है। बहुत अच्छा बताया आपने। ये अभी और हमारे थोड़ा सिंपल करके भी। हाँ उतनी कि मतलब हमारे लेवल में आना चाहिए। ये नहीं कि पूरे दरिश तो बीच में काम किया सर, इसने बीच में काम किया हुआ है 6 months आपके साथ करते हाँ हैं कुछ याद है। हाँ सर इधर ये तो बीच में थी ना वाकई बाद में ही आई है। मुझे क्या नहीं पता बहुत कम वर्षा काम किया था भी चली निकल वापस तेरे साथ तो बहुत दूर या क्या था रीड वर्ड नहीं मैंने रिपीट मैंने